एक और चर्चा हो रही है एसआईआर। कितने लोगों ने एसआईआर के बारे में सुना? वो एसआईआर की मेरी पीआईएल है। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और टेंटेटिव आंकड़े दिए कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। कृपया पूरे देश में डोर टू डोर फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। तो जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो कोर्ट को भी लग रहा था कि 5 करोड़ बहुत ज्यादा बता रहे हैं। उस मेरी पीआईएल के बाद 20 बड़े दिग्गज वकील आके खड़े हो गए। एक तरफ मैं छोटा सा और दूसरी तरफ 20, और 20 में कौन? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे बड़े दिग्गज। उसके बाद बिहार में एसआईआर हुआ और कितने फर्जी वोट पाए गए? जोर से बोलिए जरा। 65 लाख। फिर मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हो रही थी, बोले साहब आपने आंकड़ा तो 5 करोड़ दिया और कम दिया है, पूरे भारत में 7 करोड़ होने जा रहा है। तो घुसपैठ एक समस्या है, फर्जी वोटिंग एक समस्या है। इसका मूल कारण क्या है, समाधान क्या है, वो मैं चर्चा करता हूं। मैंने कहा था ना, एक तिली एक घर जलाने के लिए पर्याप्त है और भारत में सैकड़ों तीलियां हैं। उसी में से एक तिली है ये आधार एक्ट। ये घटिया सड़ा हुआ कानून तत्काल अगर बदला नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून खुद ही कहता है कि जो भारत में 6 महीने रह लिया है उसका आधार बन सकता है। यह कानून कह रहा है। वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कुकी हो, कुछ भी हो, 182 दिन अगर रह लिया है, 365 दिन में से 182 दिन अगर रह लिया है, उसका आधार बन सकता है। बॉर्डर पे मैं गया, सिलीगुड़ी गया, जलपाईगुड़ी गया, असम बॉर्डर में गया, बिहार बॉर्डर गया, बंगाल बॉर्डर गया। वहां 2000 रुपए में घुसपैठी आराम से आ जाते हैं। वहां रेट है, गाय को बाहर जाने का रेट 500 रुपए है और इंसान को अंदर लेने का रेट 2000 रुपए। अब इतना भ्रष्टाचार भारत में क्यों है? सिंगापुर में क्यों नहीं है? चीन में क्यों नहीं है? क्योंकि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। यहां तो केवल तारीख पे तारीख होती है। यहां तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले वालों को फांसी नहीं हुई, तो बेचारा जो 2000 ले रहा है उसको कैसे फांसी हो जाएगी? तो कानून का खौफ नहीं है। तो बॉर्डर वाला 2000 रुपए में घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है। एक परिवार 10 आदमी का आया, उसका 20,000 रुपए बन गया। महीने में अगर उसने 10 परिवार अंदर कर दिए तो उसका 3-4 लाख रुपए काम हो गया। तो घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। अब आ क्यों रहे उसके पीछे ये कानून है, क्योंकि ये आप लोगों को पता हो चाहे ना पता हो कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार बनता है और 6 महीने में रहने वालों को आधार बनता है। लेकिन पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी को इस कानून के बारे में पता है कि भारत के पास ऐसा सड़ा हुआ कानून है कि जैसे ही जाओ 6 महीने रहो, किसी पार्षद और प्रधान से लेटर हेड पे लिखवा लो और तुम्हारा आधार बन जाएगा। वो एजेंट उनको बता रहे। अंदर आया, आपके श्रीगंगानगर में जमीनें खाली पड़ी हैं, कहीं चला गया, वहीं रह लिया, लेबर का काम करने लग गया, कुछ काम करने लग गया, वहीं रहने लग गया। उसके बाद पार्षद प्रधान के आपको मिला लिया। पार्षद प्रधान से बोला, देखो भाई साहब 6 महीने से ही रह रहा हूं, मैं रहने वाला बंगाल का हूं। नहीं बताएगा बांग्लादेश, कहेगा मैं बंगाल का रहने वाला हूं, एक काम करो मेरा आधार बनवा दो। एक काम करो पार्षद जी, मैं तुम्हारे घर का काम करता रहूंगा, झाड़ू पोछा करता रहूंगा, इतना काम कर दो, एक लेटर हेड पे लिख के दे दो, हम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। एक काम करो प्रधान जी, तुम्हारी खेती बाड़ी हम करते रहेंगे, तुम्हारी खेती में मदद करते रहेंगे, तुम्हारे फार्म हाउस में हम काम करवाते रहेंगे, बस हमें एक लेटर पे लिख के दे दो कि मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूं। पार्षद प्रधान को भी नहीं पता कि बड़ी साजिश क्या चल रही है, और पता भी होगा तो उनको कुछ काम मिल रहा है फ्री में, तो लेटर पे लिख के दे दिया, भैया ठीक है 6 महीने से रह रहा है। तो कॉमन सा। और आधार कहाँ बनता है? पहले तो आधार तहसील में बन रहा था, पहले आधार पोस्ट ऑफिस में बन रहा था। आजकल हमने आधार को रोजगार का जरिया बना दिया। उसके लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में खुलवा दिए, प्राइवेट लोगों को दे दिया। अब आधार बनाने का रेट 1000 रुपए। अगर कोई भारतीय बनवाएगा आधार, वो कितना देगा? 100 रुपए देगा, क्योंकि 100 रुपए रेट है। पैन कार्ड का भी रेट 100 रुपए है, आधार का भी रेट 100 रुपए है। लेकिन जब बांग्लादेशी बनवाएगा तो 2000 देगा। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, किसका आधार बनाना उसके लिए बढ़िया है? जोर से बोलिए जरा।
कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से आ जाए, उसका बढ़िया काम चलेगा। तो बॉर्डर पे जो बैठा है उसका बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि जितने घुसपैठिए आएंगे उसको पैसा मिल रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर वाले को बढ़िया फायदा कि जितने बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या आएंगे, उसकी दुकान और बढ़िया चलेगी। पार्षद प्रधान को बढ़िया फायदा कि उसको एक आदमी ऐसे मिल गया, बिना पैसा नहीं लेता, फिर भी उसका काम करता जा रहा है। अब जैसे ही आधार बन गया, आधार दिखा के वो तहसील के दलाल को 2000 देता है, राशन कार्ड बनवा लेता है। जैसे ही 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम के दलाल को 2000 देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर पार्षद जी के पास आया, प्रधान जी के पास आया, क्योंकि कोई न कोई इलेक्शन तो आने वाला है, या तो पार्षद का चुनाव होगा, नहीं प्रधान का चुनाव होगा, नहीं तो विधानसभा का चुनाव होगा, नहीं तो लोकसभा का चुनाव होगा। हमारे देश में हर साल एक चुनाव आता रहता है। उसी पार्षद प्रधान को बोला, देखो साहब, आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं और ये 5 डॉक्यूमेंट हमारे पास बन चुके हैं, आप एक काम करो, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। पार्षद प्रधान करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए जरा। या तो माल पानी मिल गया, या फ्री में एक काम वाला मिला हुआ है तो उसको करवा दिए। और जैसे वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, उसके बाद वो जनधन खाता खुलवा लेगा। जनधन खाता खुलवाएगा, किसान सम्मान निधि लेगा। जनधन खाता खुलवाया, गरीब पार्षद प्रधान ने बोला, तू मेरा काम और बढ़िया मेहनत से कर, तेरे को मैं 3.5 लाख रुपए वाला मकान भी दिलवाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास वाला। वो भी हो गया। बोले काम कर, तेरा राशन कार्ड मैंने बनवा दिया है, तू मेरा बस फ्री में काम करता रहा, मैं तुझे राशन भी दिलवाऊंगा। और उसके घर में 20-20 आदमी, आपके घर में तो 5 किलो अनाज नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी पूरा बड़ा वाला कट्टा लेके जा रहे हैं, 100-100 किलो गेहूं लेके जा रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, उसका वजीफा आ रहा है। गरीबी वाला फायदा अलग ले रहे हैं, माइनॉरिटी वाला फायदा अलग ले रहे हैं। इससे बढ़िया पैकेज पूरी दुनिया में नहीं है। और इस पूरी की शुरुआत कहां से हुई? इस एक काम से। फर्जी आधार बनाना अपराध नहीं, फर्जी आधार बनवाना अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध नहीं, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। भारत सुरक्षित हो रहा है या असुरक्षित हो रहा है? जोर से बताइए जरा। असुरक्षित। आपको हवा नहीं है कि 25 साल के बाद कैसा भारत बनेगा। आपकी आंखों की ना नींद गायब हो जाएगी अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए। अगर भारत की जनता दल गुलामी छोड़ के आवाज नहीं उठाएगी तो 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये इतिहास बता रहा है। 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए। ये किताबों में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आपको पता ही नहीं है। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए। भारत से निकल के 25 देश बने हैं और पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, म्यांमार भारत का हिस्सा था, मालदीव भारत का हिस्सा था। ये सब भारत के हिस्से थे। पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए और अभी भी हम शुतुरमुर्ग वाली नींद में पड़े हुए। लेकिन आप कर भी नहीं सकते हो। आप इतना कर सकते हो, सवाल पूछना शुरू कर सकते हो कि साहब ये बताओ, ये घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं, ये चीन में क्यों नहीं आते? कभी आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा करते होंगे, कभी आपने सुना दुबई में कोई घुसपैठिया गया? जोर से बोलिए जरा। चीन में है कोई घुसपैठिया? सिंगापुर में है कोई घुसपैठिया? नहीं। जापान में है कोई घुसपैठिया? भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में राम नीति लागू नहीं है, भय बिन होय न प्रीत, कृष्ण नीति नहीं लागू है, सठे साठम समाचार। जिन देशों ने राम नीति कृष्ण नीति लागू किया वो देश सुरक्षित हैं, और जिन देशों ने भारत ने लागू नहीं किया इसलिए भारत असुरक्षित है। घुसपैठियों के लिए इससे बढ़िया स्थान कहां मिलेगा? मात्र 15,000 रुपए खर्च करना है, 5 डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसके बाद साल में 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेना है। और ये जो मुफ्त में मकान जा रहा है, मुफ्त में राशन जा रहा है, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, मुफ्त में लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है, किसके पैसे से मिल रहा है? जरा जोर से आवाज बोलिए। अरे लाला जी, किसके पैसे से? आवाज नहीं, शर्मा रहे। किसके पैसे से? हाँ बोलिए, हमारे पैसे से, आपके पैसे से। आपके पैसे से मुफ्त में बंदर बाट हो रखी है। आपका बेटा 500 रुपए लेता है, दोबारा 500 रुपए मांगता है तो आप उससे पूछते हो कल तो 500 दिया था, आज क्यों 500 मांग रहा है?
बहू 1000 रुपए मांगती, अगले दिन फिर मांगती, बोले बहू कल ही तो 1000 दिया था, फिर दोबारा क्यों मांग रही है? और यहां आपके पैसे से घुसपैठियों को मकान मिल रहा है, घुसपैठियों को दुकान मिल रहा है, घुसपैठियों को लोन मिल रहा है, घुसपैठियों को वजीफा मिल रहा है। आपके पैसे से घुसपैठिए मालामाल हो रहे, आप शांत होकर बैठे हुए। फिर दोष मत देना, आपके बच्चे कल को भगाए जाएंगे, आपके मकान पे कब्जा होगा, आपके दुकान पे कब्जा होगा, आपके खेत खलिहान पे कब्जा होगा, तो ये मत कहना हमें किसी ने बताया नहीं। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इस बीएनएस में एक धारा है 152, जो एडवोकेट हैं अभी कुछ वरिष्ठ, हाँ 152 है, लेकिन जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए धारा 152 है, लेकिन 152 में लिखा नहीं है कि घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, इसमें पूरा नेटवर्क है, यहां से लेकर बंगाल के बॉर्डर तक, यहां से लेकर असम के बॉर्डर तक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। कोई अंदर लेगा, कोई डॉक्यूमेंट बनवाएगा, कोई आधार बनवाएगा, कोई राशन कार्ड बनवाएगा, कोई लाके उसको श्रीगंगानगर में बसाएगा, कोई सूरतगढ़ में बसाएगा, कोई ले जाके उसको हनुमानगढ़ में बसाएगा। पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए नई वाले बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है ऐसा लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो हमारे बेचारे पुलिस के लोग क्या करें? लगा ही नहीं सकते। बहुत मोटिवेट हो जाए, अगर लगा दे तो जज साहब डांटेंगे, बोले तू कैसे लगा दिया, बता मुझे सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन शब्द कहां लिखा हुआ है? तो ये भी मजबूर, लगा नहीं सकते। आप जाग के भी कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत जाग करोगे तो पुलिस के पास जाओगे, बोले यहाँ घुसपैठी है, पुलिस वाला कहेगा दिखाओ जी बीएनएस में कौन सा चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, बीएनएस में कौन सी धारा है जहां लिखा हुआ है घुसपैठियों को 10-20 साल सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें तेरा कानून दिखाएगा, वो भी मजबूर। और सब लोग मालामाल हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो मुगलों के 100% नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे, अंग्रेजों के 100% नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे। 1950 के बाद आधार एक्ट जैसे 50 घटिया कानून चल रहे हैं, इन 50 घटिया कानूनों को तत्काल बदलना पड़ेगा, और बदले तभी जाएगा जब आप लोग आवाज उठाओगे, फेसबुक पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, वीडियो बना के लिखो, सांसद से मिलके बोलो, विधायक से मिलके बोलो, सबसे मिलके बोलो। और ज्यादा नियम कानून नहीं पता केवल इतनी बात बोलो कि भाई साहब ये बता दो सिंगापुर में कितने घुसपैठिए हैं, दुबई में कितने घुसपैठिए हैं, चीन में कितने घुसपैठिए हैं, और भारत में क्यों हैं? इतना सवाल तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इसको आप, कुछ लोग कहते हैं एनआरसी आएगी तब घुसपैठियों की जांच होगी। उसका एग्जाम्पल बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई थी, और उस पीआईएल के बाद असम में एनआरसी हुई थी, और असम की एनआरसी फेल हो गई। जानते कैसे फेल हो गई? जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा तब तक घुसपैठियों ने 5 कागज बनवा लिए। और एनआरसी करता कौन है? लेखपाल, पटवारी, वो जो ग्राम सभा के एम्प्लॉई हैं वही करते हैं। तो जब गए एनआरसी करने, रजिस्टर बनाने, तो फिर उनको 2-2 हज़ार का गांधी छाप पकड़ा दिया। अब वो लेखपाल, पटवारी, वो जो नीचे सिगरेट के कर्मचारी इतने चालाक कि उन्होंने क्या किया, असम के एनआरसी की बात बता रहा हूं, एनआरसी करते समय जिनसे जिनसे नोट मिला उनका तो नाम वो रजिस्टर में लिख दिया उन्होंने। लेकिन नोट भारत वाले तो देंगे नहीं, कौन देगा? बांग्लादेश वाले। लेकिन इतने चालाक थे कि जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम छोड़ देते थे। तो जब कंप्लीट रजिस्टर हुआ तो असम की जनसंख्या तो उतनी रही, लेकिन घुसपैठिए भारतीय बन गए और असम वाले क्या बन गए? जोर से बोलिए जरा। ये इफेक्ट है करप्शन का। इसलिए जब रजिस्टर जारी हुआ असम में तो फिर हंगामा शुरू हुआ, और अब की बार बांग्लादेशी हंगामा नहीं कर रहे थे। अब की बार कौन हंगामा कर रहा था? भारत वाले। भारत वाले कह रहे थे कि ये कैसी एनआरसी हुई है, हमारा नाम छोड़ दिया। सेम यही समस्या एसआईआर में आ रही है। एसआईआर में भी बिहार में हुआ, 65 लाख लोग पाए गए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं अब 100% सारे फर्जी वोट कट चुके हैं या 100% विदेशियों के नाम कट चुके हैं, ऐसा भी है नहीं। हाँ, पहले से बेटर हो गया,
65 लाख फर्जी वोटर कटे, लेकिन ये मैं नहीं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% बिहार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नाम कट गया है। जिन्होंने माल पानी नीचे दिया है बीएलए को और बीएलओ को, जिन्होंने माल पानी दिया है वहां लेखपाल पटवारी को, उनका नाम अभी भी जुड़ा हुआ है। और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ शिष्टाचार बन गया। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध नहीं है। 3.5 लाख बेटियों का पता ही नहीं चल रहा है, कहां जा रही हैं पता चलता है 4-6 साल के बाद। बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से आदिवासियों के बच्चे गायब हो रहे थे, गायब हुए जा रहे थे। और बेचारे वो ट्राइबल लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जंगल में रहते हैं, 2-4 दिन रोते थे, पीटते थे। 90% में तो एफआईआर भी नहीं होती थी, कुछ में एफआईआर होती थी, कुछ होता नहीं था, बात खत्म। मेरे किसी एक मित्र को केरल में समझ में आया कि यहां पे जो बच्चे हैं ये केरल के नहीं हैं, वो भी एडवोकेट है। फिर केरल हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई कि आखिर ये जो 75,000 के आसपास बच्चे हैं जो केरल के नहीं हैं, ये आए कहां से? जब जांच शुरू हुई तो पता चला इन 5 राज्यों के दलितों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं। उनका नाम बदला जा चुका था, उनका खतना किया जा चुका था, उनको कन्वर्ट किया जा चुका था। भारत में धर्मांतरण के लिए किडनैपिंग होती है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। जब सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ, जस्टिस अशोक भूषण जो राम मंदिर वाले बेंच में भी थे सुप्रीम कोर्ट में, उस समय वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने सीबीआई जांच का ऑर्डर किया तो वहां के जो संगठन थे वो तो बाद में आए, केरल की सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, बोले सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया तो सीबीआई जांच की हुई और उसमें पता चला ये सारे के सारे बच्चे किडनैप किए गए थे कन्वर्ट करने के लिए। ये पुरानी घटना 2017 की बात बता रहा हूं। आज की डेट में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, 3.5 लाख का पता नहीं चल रहा। साल में दिन होते हैं 365, यानी ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। मेरी दूसरी पीआईएल धर्मांतरण के ऊपर, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है, पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। आपको जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में शायद पता नहीं है, एक जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में। 1500 परिवार पर डे का मतलब एक परिवार में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2-3 बच्चे, यानी पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 10,000 हिंदुओं का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अब ये धर्मांतरण कैसे हो रहा है? कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे कोई काम तो हो नहीं सकता। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। फंडिंग कैसे आ रही है? 2010 में कानून बनाया गया था, जैसे मैंने आपको आधार एक्ट बनाया ना, ऐसे एक दूसरा कानून है, उसका नाम है FCRA, कुछ लोग शायद पता भी होगा। FCRA वो कानून बनाया इसी काम के लिए गया। FCRA कानून 2010 में कांग्रेस की सरकार ने अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया था, और वो कानून आज भी चल रहा है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। यहां बहुत सारी बहनें, माताएं बहनें बैठी हैं। गैस कब तक जलती है? जब तक उसमें गैस सप्लाई होती रहती है। गैस बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो नाव बंद कर दीजिए, नाव घुमा दीजिए, गैस बंद। अगर नाव नहीं घुमाएंगे और मुंह से फूंक फूंक के अगर आप गैस बुझाने की कोशिश करेंगे तो गैस का चूल्हा नहीं बुझेगा, आपका मुंह जल जाएगा। तो सुरक्षित तरीका क्या है? नाव बंद कर दिया जाए, फंडिंग बंद हो जाए, काम बंद हो जाए। तो पहला फंडिंग खासतौर पे जो मिशनरीज को आ रही है, मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है या मुस्लिम कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण 2010 का बनाया हुआ FCRA। दूसरा, भारत में अंग्रेजों ने 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को अंतर्गत उन्होंने 40 लाख एकड़ जमीन चर्चेज मिशनरीज को बांट दिया था। आज की डेट में भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चेज और मिशनरीज का कब्जा है, लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। टोटल कितना हो गया?
80 लाख एकड़। और 20 लाख एकड़ जमीन पे सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, पहाड़ी किनारे, स्टेशन किनारे, बस स्टैंड के किनारे अलग अलग छोटे छोटे मजहबी स्थान बना बना के कब्जा किया गया है। तो भारत की टोटल जमीन पे कितने जमीन पे कब्जा है? 100 लाख एकड़ जमीन पे। 100 लाख एकड़ जमीन को कहेंगे 1 करोड़ एकड़। आप इसको ले सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आप 40 लाख एकड़ जमीन मिशनरी से ले सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आप 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड से ले सकते हैं क्या? नहीं। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। तुम्हारे बगल में दरगाह बन गई, आप जाके दरगाह गिरा सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आपके बगल में मजार बन गई, आप गिरा सकते हैं क्या? नहीं। करोगे क्या जाग के? अच्छा, ये जगाने वाले कभी ये नहीं पूछते, कभी ये नहीं बताते यार अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी मजार नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी दरगाह नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्योंकि मजार बनाना, मजार पे जाना हराम, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहां जाना हराम। तो जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और हिंदुस्तान में हर किलोमीटर के बाद, तो मैं जा रहा था शायद वो निकले तो श्रीगंगानगर तरफ, वहां मैंने देखा रास्ते में बना हुआ है। तो जो चीज वहां हराम यहां हलाल कैसे हो गया? सोचा ही नहीं। और आप जाके क्या कर लोगे? कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? जमीन पे अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून आप बना सकते हैं क्या? नहीं। FCRA आप खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं। तीसरी फंडिंग कैसे हो रही है? हवाला के जरिए। हवाला आप रोक सकते हैं क्या? अभी मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला के जरिए 3 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, तो 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर ने खुद ही अपने घर ले उठा लिया। 3 करोड़ हवाला का पकड़ा गया, 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर खुद ही ले गई। पूजा पांडे नाम है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, देखा होगा आपने। आप हवाला रोक सकते हैं क्या? नहीं। हवाला कैसे रुकेगा? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। करेंसी की साइज छोटी कर दे, काला धन खत्म। करेंसी की साइज छोटी कर दे, हवाला खत्म। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पर डे 100 रुपए से 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, ये सरकारी आंकड़े। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, जरूरत है क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो 25% धर्मांतरण रुक जाएगा, 25% लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, 25% घुसपैठ रुक जाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार का संबंध धर्मांतरण से है, भ्रष्टाचार का संबंध घुसपैठ से है, भ्रष्टाचार संबंध लफ्ज़ जिहाद से। देखो भैया, डॉक्टर साहब, बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कि नहीं? इंजेक्शन में दर्द होता है कि नहीं? सिरप पीना पड़ता है, थोड़ा कड़वा होता है कि नहीं? देश को सुरक्षित चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हुई थी रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद से आपकी 2000 की नोट ऐसे ही दोबारा करना पड़ेगा। रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद 100 रुपए की बड़ी नोट तैयार है? हाथ उठाइए, तैयार है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए, जोर से बोलिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होना चाहिए। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और चीन जैसा फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत सुरक्षित हो जाएगा। भारत माता की। धर्मांतरण और कैसे रुकेगा? धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक यूपी के अलावा किसी राज्य में धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, उसका नाम है UAPA, और दूसरा हमारे पास BNS है, इसमें सेक्शन 152 है।
लेकिन ना यूएपीए में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, ना बीएनएस के 152 में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो पुलिस लगाती नहीं। यूपी में बाबा ने जबरदस्ती से लगा दिया, वो अलग बात है, बाकी जगह नहीं लग रहा। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज आए थे धर्मांतरण कराने। अगर मुगल केवल सत्ता के लिए आए होते, आराम से राज करते, हम लोग तो ऐसे गाय के जैसे आदमी अगर मारते पीटते नहीं, हमारा मंदिर नहीं गिराते, हम तो उनको राजा के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर यहाँ कन्वर्जन नहीं शुरू करते और प्रताड़ित नहीं करते, लाल बाल पाल को नहीं मारते, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नहीं मारते, वीर सावरकर जी को काला पानी नहीं देते, तो अंग्रेज भी यहाँ पड़े रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग तो गाय के समान। लेकिन मुगल आए इस्लाम को फैलाने, अंग्रेज आए क्रिश्चियनिटी को फैलाने, और आज की डेट में भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इस डेमोग्राफिक इंबैलेंस में मेरी एक पीआईएल चल रही है। हवाला आप रोक सकते हैं क्या? अभी मध्य प्रदेश की सिवनी में हवाला के जरिए 3 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, तो 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर ने खुद ही अपने घर ले उठा लिया। 3 करोड़ हवाला का पकड़ा गया, 1.5 करोड़ इंस्पेक्टर खुद ही ले गई। पूजा पांडे नाम है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, देखा होगा आपने। आप हवाला रोक सकते हैं क्या? नहीं। हवाला कैसे रुकेगा? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। करेंसी की साइज छोटी कर दे, काला धन खत्म, करेंसी की साइज छोटी कर दे, हवाला खत्म। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पर डे 100 रुपए से 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, ये सरकारी आंकड़े। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, जरूरत है क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो 25% धर्मांतरण रुक जाएगा, 25% लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, 25% घुसपैठ रुक जाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार का संबंध धर्मांतरण से है, भ्रष्टाचार का संबंध घुसपैठ से है, भ्रष्टाचार संबंध लफ्ज़ जिहाद से। देखो भैया, डॉक्टर साहब, बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कि नहीं? इंजेक्शन में दर्द होता है कि नहीं? सिरप पीना पड़ता है, थोड़ा कड़वा होता है कि नहीं? देश को सुरक्षित चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हुई थी रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद से आपकी 2000 की नोट ऐसे ही दोबारा करना पड़ेगा। रात को 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज के बाद 100 रुपए की बड़ी नोट तैयार है? हाथ उठाइए, तैयार है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए, जोर से बोलिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होना चाहिए। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और चीन जैसा फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत सुरक्षित हो जाएगा। भारत माता की। धर्मांतरण और कैसे रुकेगा? धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक यूपी के अलावा किसी राज्य में धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, उसका नाम है यूएपीए, और दूसरा हमारे पास बीएनएस है, इसमें सेक्शन 152 है। लेकिन ना यूएपीए में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, ना बीएनएस के 152 में लिखा हुआ है धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो पुलिस लगाती नहीं। यूपी में बाबा ने जबरदस्ती से लगा दिया, वो अलग बात है, बाकी जगह नहीं लग रहा। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के खातिर नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज आए थे धर्मांतरण कराने।
अगर मुगल केवल सत्ता के लिए आए होते, आराम से राज करते, हम लोग तो ऐसे गाय के जैसे आदमी अगर मारते पीटते नहीं, हमारा मंदिर नहीं गिराते, हम तो उनको राजा के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर यहाँ कन्वर्जन नहीं शुरू करते और प्रताड़ित नहीं करते, लाल बाल पाल को नहीं मारते, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नहीं मारते, वीर सावरकर जी को काला पानी नहीं देते, तो अंग्रेज भी यहाँ पड़े रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग तो गाय के समान। लेकिन मुगल आए इस्लाम को फैलाने, अंग्रेज आए क्रिश्चियनिटी को फैलाने, और आज की डेट में भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इस डेमोग्राफिक इंबैलेंस में मेरी एक PIL चल रही है। भारत में टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे आपका राजस्थान का बॉर्डर देख लो, गुजरात का बॉर्डर देख लो, बिहार का बॉर्डर देख लो, उत्तराखंड का बॉर्डर देख लो, बंगाल का बॉर्डर देख लो, असम का बॉर्डर देख लो, गोवा का बॉर्डर देख लो, महाराष्ट्र का बॉर्डर देख लो। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का कारण लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इतना बड़ा हमारे लिए खतरा है। और इन पांचों में सबसे बड़े जड़ में क्या है? करप्शन। करप्शन खत्म हो जाए, आधा लफ्ज़ जिहाद खत्म, करप्शन खत्म हो जाए, आधा लैंड जिहाद खत्म, करप्शन खत्म हो जाए, 50% घुसपैठ खत्म, करप्शन खत्म हो जाए, 50% धर्मांतरण खत्म। सबका ईंधन क्या है? काला धन वाला। सबका ईंधन क्या है? ब्लैक मनी। जब तक भारत में भ्रष्टाचार है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। अच्छा, एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो ये 8वीं तक के सभी स्कूलों पे लागू होता था। 2012 में उसमें एक धारा जोड़ी गई और मदरसों को बाहर निकाल दिया। तो अगर आप हिंदू हैं डॉक्टर साहब और आप स्कूल चलाएंगे तो आपके लिए अलग नियम कानून, लेकिन आप अपने रिलीजन वाले कॉलम में बौद्ध लिख लीजिए, सिख लिख लीजिए या कन्वर्ट हो जाइए, तो आपको स्कूल खोलने के लिए अलग नियम कानून। हिंदू है तो आपको 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कन्वर्ट हो गए तो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। हिंदू है तो अपने स्कूल में 25% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, EWS कोटा। 25% बच्चों को मुफ्त में, आप 25% बच्चों से फीस नहीं ले सकते, उनको मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन बन जाइए, आपको 25% रिजर्वेशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? हिंदू थे, 25% गरीबों को देना पड़ रहा था, अब आप क्रिश्चियन बन गए और 25% अभी भी आप दे रहे हैं, लेकिन उनको दे रहे हैं जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, चर्चेज के स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल सबसे बढ़िया कन्वर्जन का अड्डा बन गया। क्यों? क्योंकि 25% उनको मुफ्त में सीट देनी नहीं है, और जिनको सीट देनी है उनको धर्मांतरण करा लेना। तो भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। और कैसे हो रहा है? झुग्गी बस्ती में सारे गरीब रहते हैं, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है। अब झुग्गी नंबर 3 वाले को 1000 रुपए वजीफा, झुग्गी नंबर 2 वाले को 1000 रुपए वजीफा, झुग्गी नंबर 1 वाले को 1000 रुपए वजीफा नहीं। वो गरीब आदमी जाके स्कूल से बोलता है टीचर से, भैया मेरे पड़ोसी के बच्चों को 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों क्यों नहीं मिल रहा है? बोले काम करो, नाम बदल लो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हें मिलेगा। भारत में और ये जो वजीफा मिलता है, लाला जी किसके पैसे? जोर से बोलिए जरा। लाला जी ढीले पड़े। अरे आपके दिए हुए इनकम टैक्स से, आपके दिए हुए टोल टैक्स से, आपके दिए हुए रोड टैक्स से, आपके दिए हुए वैट से, आपके दी हुई GST से ये देश चल रहा है। ये जितना लोन वजीफा चल रहा है आप ही के पैसे से चल रहा है। तो गरीब अमीर हिंदुओं के GST से, इनकम टैक्स से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये तभी रुकेगा जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा। तो धर्मांतरण रोकने के लिए FCRA खत्म करना पड़ेगा, हवाला खत्म करना पड़ेगा, ब्लैक मनी खत्म करना पड़ेगा और ड्रग कारोबार खत्म करना पड़ेगा। पूरा का पूरा पंजाब कन्वर्ट किया है ड्रग के दम पे। नशेड़ी बनाया, कन्वर्ट कर दिया। जो आदमी नशेड़ी हो गया उसके लिए जब इधर रह के कुछ करना नहीं था, उधर रह के भी कुछ नहीं करना, हाँ कन्वर्ट हो गया। डुबकी मार देना पानी में, डुबकी मार के इधर आ गया। पहले इधर था, नशे में मजा आया, नशेड़ी हो गया, पानी में डुबकी मारा, उधर चला गया। इसको आप रोक सकते हैं क्या? ड्रग कारोबार आप रोक सकते हैं क्या? ड्रग स्मगलर को 2-4 लाठी आप मार सकते हैं क्या? 2-4 डंडे आप मार सकते हैं? नहीं कुछ सकते। तो आप जाग के करोगे क्या? जागना किसको है? जोर से बोलिए जरा। जागो सरकार,
जागो विधायक, जागो मंत्री। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा मिला, उठा के फांसी दे दिया। आप लोग गूगल करके देख लेना, 1 किलो गांजा पे फांसी दिया था। यहां कुंटल के कुंटल गांजा मिल रहा, किसी को फांसी हुई क्या? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी को फांसी हुई क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सिंगापुर में सतयुग है, भारत में कलयुग है। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया यार रामकृष्ण की भूमि पे कलयुग क्यों है और सिंगापुर में सतयुग क्यों है, जापान में सतयुग क्यों है। और एक बात याद रखना, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। जो हनुमान जी से नहीं डरता वो किससे डरता है? कानून से। जो देवी देवता से नहीं डरता वो किससे डरता है? ये बात हमको समझ में नहीं आई, चीन, जापान, सिंगापुर वालों को समझ में आ गई। इसीलिए उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए कठोर कानून बनाया है। अधर्म का नाश करने के लिए नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाया। इसलिए वो नशा मुक्त हो गया और भारत नशे के चपेट में है। और जो नशे से पैसा आता है इसका 50% पैसा वापस कन्वर्जन में जा रहा है। इस नशे के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। अमीरों के बच्चे नशा खरीद खरीद के पी रहे हैं और अमीर के बच्चे जो पैसा दे रहे हैं उसी से गरीबों का धर्मांतरण हो रहा है। 2-2 बच्चे हैं, इसमें 3 से 4 वाला कोई दिख नहीं रहा। 4 बच्चे वाला कोई हाथ उठाइए, जरा जोर से बोलिए, जरा है कोई 4 वाला? नहीं है। 2-2 बच्चे हैं, उसमें एक नशेड़ी हो गया, आपका 50% काम तो गया। और एक बात आपको बता दूं, आज की डेट में सबसे ज्यादा टारगेट पे अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज है। लफ्ज़ जिहाद के टारगेट पे भी अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज है। ड्रग स्मगलर के टारगेट पे भी अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज। क्यों? क्योंकि एक बेटी है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर गरीब की बेटी को लफ्ज़ जिहाद में फंसाएंगे तो झुग्गी मिलेगी, और अग्रवाल साहब की बेटी को फंसा लिया 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैन साहब की बेटी को कर लिया, अभी गाजियाबाद में हुआ, एक गर्ग साहब थे, उनकी बेटा नहीं था, बेटियां थी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 500 गज की कोठी थी, बढ़िया कारोबार था, बेटी को ट्रैप कर लिया। इसको बहुत गंभीरता के साथ समझ लेना। लूट झुग्गी में नहीं होती, लूट कहां होती है? जोर से बोलिए जरा। अगर ट्रेन चल रही है, उसमें स्लीपर भी है, चालू डब्बा भी है, 3rd AC भी है, 2nd AC भी है, 1st AC भी है। सब ज्यादा मालदार लोग कौन से कोच में बैठेंगे? जोर से बोलिए। सबसे ज्यादा गरीब कहां बैठेंगे? चालू डब्बे में। सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना चाहिए? 1st AC वाले को। और सबसे ज्यादा निर्भीक होकर कौन सोता है? 1st AC वाला। अलग ही दुनिया चल रही है। और ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कैसे रुकेगा? तभी रुकेगा जब लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण और ड्रग स्मगलिंग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। इनके ऊपर वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। तभी ड्रग स्मगलिंग रुकेगी, तभी लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, तभी लैंड जिहाद रुकेगा और तभी धर्मांतरण रुकेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण और ड्रग स्मगलिंग मात्र 1 साल के अंदर रोकी जा सकती है और 99% 5 साल के अंदर रोकी जा सकती है। ये मैं गारंटी देता हूं। बस कानून बदलना पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक मैंने मुहिम शुरू किया है, जस्टिस विद इन ईयर। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में, साल भर के अंदर होना चाहिए। जो दंड मिले वो साल भर में मिल जाए, उससे GDP भी बढ़ जाएगी। बिजनेस व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है लंबे मुकदमों के कारण। वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका 20 साल तक कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा चलता रहता है। बेचारे बड़े लोग परेशान हैं, अपना घर खाली नहीं करा पाते। एक मेरे पास जयपुर का केस आया था, 40 साल लड़ने के बाद अपना मकान खाली कराया, वो भी गर्ग साहब थे। तो ये भारत में कानून बदलने की जरूरत है। जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। इत श्री तृतीय अध्याय समाप्ति। भारत माता की